Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about irrigation engineering. Irrigation engineering is a subject according to JUT Diploma 5th semester Civil Engineering in which we have to discuss what is what is irrigation engineering, advantage of irrigation engineering, disadvantage of irrigation, factor of fighting irrigation and method of irrigation and so many topics. So we have to discuss one by one topic wise. In this lecture we have to discuss यूनिट वन. आज के क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट वन के बारे में. यूनिट वन में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन डिफिनीशन, यानी कि जो भी टॉपिक्स होंगे जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन का होगा. इसलिए यूनिट वन में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक है जिसमें सबसे पहले है इरिगेशन कहते किसको है. तो इरिगेशन का मतलब हुआ इरिगेशन में बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. मतलब जो हमारे पास में फील्ड है, फील्ड में जो भी आप क्रॉप्स आपने उगा रखे हैं, जो भी फसल आपने उगा रखे हैं, उस फसल को कितना अमाउंट में पानी आपको देना है, कितना पानी आपको ज़रूरत है, किस समय पर ज़रूरत है और किस तरह से ज़रूरत है, यही जानकारी कहलाती है इरिगेशन. हिंदी में इसको सिंचाई कहा जाता है. यह प्रोसेस होता है किसका, आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर का. वाटर को आर्टिफिशियली रूप से जो सप्लाई करते हैं उसका ये प्रोसेस होता है, उसको इरिगेशन कहा जाता है. इट इज़ यूज टू असिस्ट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. इसको यूज किया जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, जो फसल है उसको उगाने के लिए इन ड्राई एरिया, सूखे जगहों में, एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल. जब जहाँ पर इनएडुकेट रेनफॉल यानी कि जहाँ पर बारिश बहुत ही कम हो रही है या तो बहुत ही ज़्यादा समय अंतराल के बाद हो रही है, तो इनएडुकेट रेनफॉल हो तो वहाँ पर हम लोग इरिगेशन करते हैं. अब बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का. तो इंजीनियरिंग वर्ड जो इसमें लग गया, इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम वाटर का सप्लाई करेंगे उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस वाटर को कलेक्ट करने का कोई साधन होना चाहिए. वो साधन का नाम है डैम, रिजर्वायर, कनाल, हेडवर्क. तो रिजर्व करेंगे तभी तो सप्लाई करेंगे. तो वो सभी चीज़ें आती हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के तहत. मतलब कहने का इरिगेशन इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है कंट्रोलिंग एंड हार्वेस्टिंग द वेरियस नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. यह प्रोसेस है कंट्रोल करने का और उसको अप्लाई करने का वेरियस नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जिसके थ्रू किसके थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रिजर्वायर, कनाल एंड हेडवर्क, इन सब के थ्रू वाटर को सप्लाई करना, उस पर कंट्रोल करते हुए एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड, और फाइनली वाटर को एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना. जिस कंट्रोल के तहत, जिस कंस्ट्रक्शन के तहत ये सभी क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग कहा जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग वर्ड लगने का मतलब है कि कंट्रोलिंग होना चाहिए वाटर पे, और कहाँ से वाटर को सप्लाई करेंगे तो पहले से वाटर को रिजर्व होना चाहिए. तो उस जिस जिस कंस्ट्रक्शन में रिजर्वेशन होता है उसको कहा जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग. ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस होती है इरिगेशन के तहत, सॉरी इंजीनियरिंग के तहत में आती है. इट इंक्लूड द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ वर्क. यह स्टडी और डिजाइन ऑफ वर्क को इंक्लूड करता है. कौन इंक्लूड करता है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड करता है. किसको इंक्लूड करता है, तो स्टडी एंड डिजाइन ऑफ वर्क इन कनेक्शन विथ रिवर कंट्रोल. रिवर कंट्रोल से ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ये सभी को इंक्लूड करता है. किसको इंक्लूड करता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टडी एंड डिजाइन ऑफ वर्क को इंक्लूड करेगा. कनेक्शन विथ रिवर कंट्रोल, रिवर कंट्रोल के कनेक्शन के साथ में इसको इंक्लूड करेगा. ड्रेनेज ऑफ वाटर आउट एरिया, यानी कि बाढ़ दूसरे क्षेत्र को परेशान न करे, दूसरी जगह में नहीं जाए, इसलिए उस पर कंट्रोल. सूखा जो एरिया है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर पानी ज़्यादा है डैम वगैरह में तो उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन भी करें. इस सभी पे कंट्रोल जहाँ पर होता है, जिस मेथड के थ्रू, जिस मेथड के, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ इरिगेशन. तो एडवांटेज को दो पार्ट में बांटा गया, एक है डायरेक्ट एडवांटेज और दूसरा है इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जिस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसको डायरेक्ट कहा जाता है कि हम डायरेक्टली फायदा हुआ. और जिसके लिए हमने वो काम किया ही नहीं लेकिन फिर भी हमको फायदा मिल रहा है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट. ठीक है, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट. तो एक एक करके देखेंगे दोनों में. सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट. डायरेक्ट बेनिफिट में डायरेक्ट बेनिफिट में क्या होता है, द ग्रोअर हैज मेनी चॉइस. जो ग्रोअर है, जो फसल को उगाता है, उसके पास मेनी चॉइस होते हैं. किसके चॉइस होंगे, तो क्रॉप्स एंड वेराइटीज एंड कैन गो फॉर मल्टीपल क्रॉप फॉर कल्टीवेशन. उसके पास में चॉइस होते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे फसल को उगा सकते हैं.
ऐसी चॉइस क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास में वाटर की अगर अवेलेबिलिटी है तब। इरिगेशन अगर कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी होगा तो हमारे पास में बहुत सारा चॉइस होगा फसल को उगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रॉप प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट एंड देयर बाई प्रोडक्टिविटी इज हाई। मतलब कि अगर क्रॉप प्लांट को प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स मिलेंगे तो वो इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। यानी कि जो फसल कम उगता था पानी की कमी की वजह से पानी अगर ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी उसकी हाई होगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज इम्प्रूव। क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, समय पर फर्टिलाइजर्स मिले, समय पर वाटर मिला, जो भी इनपुट चाहिए उसको समय पर मिला तो क्वालिटी में भी इजाफा होगा और उसके क्वांटिटी में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट वन इज हायर इकोनॉमिक रिटर्न एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हायर इकोनॉमिक रिटर्न मतलब जितना हम पैसा लगाएं हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फसल अच्छी होती है तो अच्छे दामों में भी बिकती है और ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोग अगर जुड़ते हैं इसमें तो लोगों को रोजगार में मिलता है। इट मेक्स इकोनॉमी ड्राउट प्रूफ, ये हमें ड्राउट प्रूफ एरिया को बनाता है, यानी कि जहाँ पर सूखा नहीं रहेगा। ये सब कौन बनाता है? तो ये सब हमको इरिगेशन के हेल्प से फायदा ये सब मिलता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पिसिकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन। पिसिकल्चर एफॉरेस्टेशन को में डेवलपमेंट मिलती है। प्लांटेशन रेज होता है अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ कनाल एंड फील्ड बाउंड्रीज के इर्द गिर्द यानी कि आसपास में प्लांटेशन भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर हम अप्लाई करेंगे तो जितना वाटर क्रॉप्स को रिक्वायर्ड होगा वो तो गेन करेगा ही, जितना उसको नहीं जरूरत होगा एक्स्ट्रा वाटर होगा तो सॉइल में ही एब्जॉर्ब रहेगा। और जितने भी वेदरिंग एक्शन होते हैं, कहीं से उड़ के अगर कोई सीड्स आ जाता है, कहीं से पत्ते आकर उड़ के गिरते हैं तो जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ से वो अगेन प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है, अचानक से कुछ कुछ उगना शुरू हो जाते हैं। सूखे ज़मीन में तो ये सब होगा नहीं, होगा तो जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है वहीं पर ये सभी चीज़ें होंगी। तो इसलिए प्लांटेशन उगाते हैं और कनाल या फिर फील्ड के बाउंड्रीज के पास में। ठीक है। एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, अगर हमारे पास में इरिगेशन से वाटर बचता है तो हम लोग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी उसको देते हैं। सपोज अगर इरिगेशन के लिए रखे हैं तब की बात कर रहे हैं, हालांकि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई तो देना ही है, वो तो लोगों की रिक्वायरमेंट ही है। उसके लिए जगह जगह वाटर टैंक भी बनाए जाते हैं। ठीक है। शहरों में जैसे कि आप देखे होंगे वाटर टैंक बनता है किसी बीच में, वही अब वाटर सब जगह सप्लाई होता है तो वहाँ से वाटर सप्लाई भी किया जाता है, वो भी इरिगेशन का ही हिस्सा है। हाइडल पावर का जनरेशन होगा, पावर जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर डैम साइट पर। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर नेविगेशन इज पॉसिबल, और ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पर नेविगेशन पॉसिबल है। नेविगेशन का मतलब आवागमन, जहाँ पर पहुँचा जा सकता है वहाँ पर पॉसिबल, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा। किसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? तो जो वाटर सप्लाई जो पावर जनरेशन होगा उसका ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा जहाँ पर नेविगेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज थ्रू फ्लड। डैमेज जो फ्लड से जो डैमेज होने वाला होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करेगा? तो जैसे कोई रिवर है, रिवर में अगर अभी बाढ़ आया हुआ है, हम यहाँ पर दीवार बना दिए, डैम बना दिए, तो बाढ़ का पानी तो आगे जाएगा नहीं, यहाँ पर पानी क्या करेगा? भर जाएगा। बहुत ऊंचा दीवार बना दिए, ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया, अभी यहाँ पर पानी हम रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर बाढ़ आया तो यहाँ से तो पानी हमने रोक दिया जाने से, तो इधर साइड का जो भी एरिया होगा वो तो बाढ़ से नहीं ग्रसित हुआ, वो तो बच गया। जब सूखा वाला जब बाढ़ का समय खत्म हो जाएगा तब धीरे धीरे पानी यहाँ से छोड़ना शुरू करेंगे ताकि इस एरिया को परेशान ना करें, भाई इधर जो लोग रह रहे हैं उसको परेशानी ना हो, तो वो बाढ़ से भी बचाता है। ठीक है। तो ये हो गए इरिगेशन के आपको डायरेक्ट बेनिफिट, जो आपको जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह काम किया जाता है। कौन सा काम करते हैं? तो कोई कनाल बनाना या फिर डैम बनाना या फिर आपका जो रिजर्वायर है उसको उसको बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि इसके उद्देश्य के लिए तो हमने काम किया ही नहीं लेकिन फिर भी हमको फायदा हो जाता है। कैसे होता है? किसी का अगर इनकम बढ़ता है तो वो ऑलरेडी किस में ऐड होता है? जीडीपी में ऐड होता है। तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा, एंड लैंड वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। लैंड वैल्यू, जिस जगह पर अच्छी खेती होती है वहाँ का कीमत में इजाफा होगा विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पर सूखा रहता है। ठीक है। तो वहाँ का लैंड वैल्यू भी बढ़ेगी। हायर वेजेज, जो लेबर वहाँ पर अपना मेहनताना का काम करते हैं, मेहनताना उनको ज़्यादा मिलेगा फ्रॉम लेबर एंड ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ठीक है। टू फार्म, और लेबर और ग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए उनको मेहनताना भी ज़्यादा मिल सकता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट बेनिफिट में, यानी कि इसकी पूर्ति के लिए तो हमने काम किया नहीं था लेकिन फिर भी हमको क्या मिला? फिर भी हमको ये सभी फायदाएं मिलती गई।
ठीक है। नेक्स्ट है जनरल डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अदर सेक्टर में भी डेवलपमेंट होता है और कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी, जैसे हमारा देश इंडिया है तो ये कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहता है, तो मैक्सिमम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि फसल अगर अच्छा होगा लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है लोग, सबके लोग के पास में पैसा होगा, और लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्च भी करेंगे। तो ज़्यादा खर्च करेंगे तो फ्लो ऑफ कैश ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ कैश ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि देश की जीडीपी बढ़ेगी और वहाँ का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, कंट्री हमारा डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसी यही रीजन होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा। फूड यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, कोई पार्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं किया है, फूड का, यानी कि सब मिला करके फाइनली हमको क्या मिल रहा है, फूड जो हम खाने में हम यूज करते हैं, अपने से बचेगा तो हम दूसरों को बेच भी सकेंगे। तो ठीक है, तो यही सब काम हमारा इनडायरेक्ट बेनिफिट में आते हैं। नेक्स्ट है जी मॉडिफाई सॉइल और क्लाइमेट इन्वायरमेंट। लीचिंग, लीचिंग का मतलब होता है, लीचिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसमें सॉइल का कंसंट्रेशन, सॉइल में सल्ट का कंसंट्रेशन हम लोग पता लगाते हैं, उसको लीचिंग कहा जाता है। अगर सॉइल को ज़रूरत है तो उसमें ऐड करेंगे सल्ट को, नहीं ज़रूरत है तो वहाँ से रिमूव करेंगे अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करना सॉइल को, या फिर क्लाइमेट इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेसन रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कॉज बाय ड्रॉट। सूखा के कारण ये एक तरह का डैमेज है, जो कि सूखा के कारण डैमेज होता है, तो उससे उसको भी यहाँ से ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इनकम एंड नेशनल कैश फ्लो। हमें बताया कि कंट्री डेवलप करेगा तो कैश का फ्लो होगा, तो इस तरह से इंक्रीज करेगा इनकम और कैश का फ्लो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन जी इंक्रीज लेबर एम्प्लॉयमेंट। लेबर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, लोगों को, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इस केस में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आते हैं। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि लोग अगर ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो उनका रहने का तरीका बदलेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं होगा गाड़ी परचेज करेगा, जिसके पास पक्के मकान नहीं होंगे पक्के मकान बनाएंगे, अपने मकान में हर चीज़ का सुविधा रखेंगे। ठीक है, तो उनका रहने सहने का तरीका भी बदल जाता है, वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो ये सभी थे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो कि इरिगेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इल इफेक्ट। इल इफेक्ट मतलब कि इरिगेशन का डिसएडवांटेज। तो ओवर इरिगेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसमें कुछ है पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स है वाटर लॉगिंग, मतलब कि पानी जहाँ पर हम इरिगेट किए हैं, पानी हम अप्लाई किए हैं प्लांट पर, और हम ज़्यादा पानी हम दे दिए, रिक्वायर्ड था हमको 10 लीटर का, हमने वहाँ पर 100 लीटर पानी डाल दिया, तो पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाए तो क्या करेगा, अगर वाटर टेबल आपका नज़दीक है, वाटर टेबल का मतलब होता है जैसे आपका ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है मान लीजिए, तो इसके नीचे पानी का एक लेयर होता है। ठीक है, अपने घरों में, सबके घरों में लगभग चापाकल या बोरिंग का काम हुआ होगा, तो वो कैसे हमें पानी मिलता है, अपने घर में वो बोरिंग या चापाकल में पाइप डालते हैं, तो यहीं से वाटर उठते हुए ऊपर की तरफ में आता है, या तो पंप से निकालते हैं तो बोरिंग आ जाता है, हैंड पंप से चलाते हैं तो चापाकल होता है। ठीक है, तो उसमें या तो चापाकल या तो बोरिंग में हम लोग पानी को निकालते हैं, तो कहाँ से पानी आता है, तो ग्राउंड वाटर से आता है। तो ग्राउंड के नीचे कुछ डेप्थ पर वाटर रहता है, अवेलेबल रहता है। कहता है कि अगर ऊपर में पानी जमा होगा, यहाँ पर कहीं पानी अगर जमा होगा और ग्राउंड वाटर मान लीजिए नज़दीक में ही है, 10 मीटर पे 20 मीटर पे अगर है वाटर टेबल, तो क्या होगा कि जितना भी पानी परकोलेशन होगा इसमें, वो इम्प्योरिटीज के साथ में होगा, और यहाँ पर जो अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है वो प्योर फॉर्म में होता है। देखते हैं चापाकल से निकला हुआ पानी को कहीं पर हम लोग प्यूरीफाई करते हैं, नहीं, डायरेक्ट पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर हमेशा प्योर ही होता है, ऐसा देखा भी जाता है। तो चाहे बोरिंग से निकला हुआ पानी भी हम लोग डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, डायरेक्ट उसको, ठीक है, कहीं पर प्यूरीफाई करने नहीं करते हैं, और जिसके पास है प्यूरीफाई करने वाले तो करेंगे ही। तो इस तरह से आपका वाटर को भी क्या करेगा, इम्प्योर करता है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, इफ वाटर टेबल इज नियर द ग्राउंड सरफेस, अगर ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस के नीचे अगर नियर में है वाटर टेबल, तो ओवर इरिगेशन में राइज द वाटर टेबल। तो ओवर इरिगेशन करेंगे तो क्या करेगा, पानी को ये राइज कर देगा, वाटर टेबल राइज कर देगा, तो राइज करेगा तो क्या होगा, ऊपर में पानी जमना शुरू हो जाएगा। दिस सेचुरेट द क्रॉप रूट जोन कंप्लीटली। ये क्या करता है, क्रॉप रूट जोन को कंप्लीटली सेचुरेट करता है, जिसके वजह से एफ्लोरेसेंस होता है एंड होल एरिया बिकम्स वाटर लॉग्ड। इस लाइन का कहने का मतलब है कि अगर वाटर टेबल आपका नज़दीक में है और ऊपर भी पानी हम जमा करके रखेंगे, तो होगा क्या, नतीजा क्या होगा कि वाटर टेबल हमारा बिल्कुल ज़मीन के साथ में हो जाएगा, बढ़ जाएगा वाटर टेबल, और भी हमारा नज़दीक हो जाएगा। और इसके लिए जो यहाँ पर आसपास में खेती की जा रही है, तो उसमें क्रॉप रूट जोन का मतलब है कि जो फसल में अपने टहनी में जो पानी सोखने की क्षमता होती है, उससे एक्स्ट्रा पानी मिलेगा।
और एक्स्ट्रा पानी अगर बच जाता है तो वो एफ्लोरेसेंस बनाता है। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि वाइट पैचेज आ जाना, और ये वाइट पैचेज होता है अवेलेबिलिटी ऑफ साल्ट के कारण। ठीक है, तो साल्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है सॉइल में, इसके वजह से एफ्लोरेसेंस होता है और सभी एरिया को वाटर लॉट कर देता है। इसी में अगेन टॉपिक है पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, देखिए for over irrigation the water table near the ground surface to be constant percolation of water। मतलब एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो यहाँ से वाटर इसमें परकुलेट करेंगे, वाटर इसमें से परकुलेट करेगा जमीन में, और उसका नतीजा क्या होगा कि इम्प्योरिटीज जो कि ऊपर में है, इम्प्योरिटीज वो भी हमारा ग्राउंड में पेनिट्रेट होते जाएगा, जिसके वजह से नतीजा क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी हमारा इम्प्योर हो जाएगा, और आने वाले समय में उस वाटर को भी हमको बिना प्योरीफाई किए हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, thus the impurities from the groundwater surface can easily come contact with groundwater and this polluted underground water। तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट एडिशन टू द ग्राउंड वाटर। तो वही बात है कि जैसे ग्राउंड सरफेस है, ऊपर में पानी है, तो पानी के साथ इम्प्योरिटी जाता है परकोलेशन होकर के, यहाँ नाइट्रेट है तो नाइट्रेट भी इसमें इम्प्योरिटीज के साथ में जाएगा, और नाइट्रेट जाएगा तो नाइट्रेट का एक लिमिट है कि 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर नाइट्रेट उसमें जाता है तो वो शो करता है कि इसमें नाइट्रोजन अमाउंट आ गया है, और उसको शो करने का जो फिनोमिनन होता है उसको मेथोमोग्लोबिमिया का के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन का कंटेंट जो है, नाइट्रेट का जो कंटेंट है ये आपका 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए, लेकिन ये कहता है कि 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है तो फिर ये शो करने लगता है। ठीक है, कहता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड इन द फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का कंपाउंड होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर आर ट्रांसपोर्टेड इन द ग्राउंड वाटर बाई परकुलेटिंग। पानी अगर ऊपर जमा रहेगा तो सॉइल में जो हम खेती के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, तो पानी के साथ में घुलते हुए ये कहाँ जाएगा, परकुलेशन के थ्रू हमारा ग्राउंड वाटर में जाएगा, और हेंस द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन आर टिपिकली हाई इन एग्रीकल्चर एरियाज। तो एग्रीकल्चर एरियाज में नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होता है। मेथोग्लोबिमिया एक फिनोमिनन है, एक डिजीज है जो कि शो होता है विच रिजल्ट फ्रॉम नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से ये शो करता है कि इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम आ चुका है। यह बताता है कि नाइट्रेट का प्रेजेंस है, डिक्रीजिंग द ब्लड्स कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन स्पेशली इन इन्फेंट्स। ठीक है, मतलब ये क्या करता है नाइट्रेट में, यह सिंड्रोम क्या करता है, ब्लड कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, जो ब्लड की कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के, उस पर इफेक्ट करता है, जो कि छोटे बच्चों में प्राय देखने को मिलता है। ठीक है, मिक्सड विथ वाटर कंटेनिंग नाइट्रेट एबव 10 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि 10 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर जाता है, वाटर के साथ मिक्स होता है तो, और इससे वैल्यू ऊपर जाता है तभी जाकर के ये इफेक्ट अपना दिखाने लगता है। तो ये थे नाइट्रेट एडिशन टू ग्राउंड वाटर में। एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट इन ऑर्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट कॉजिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया। मतलब पानी जमा रहने से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसमें मलेरिया सबसे फेमस है। मलेरिया होता है मच्छर काटने की वजह से, सॉरी होता है तो और भी वायरस की वजह से, लेकिन इसका वाहक जो होता है मच्छर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मलेरिया सबसे मोस्ट एग्जाम्पल होता है ये वाटर लॉगिंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पर मच्छर पनपते हैं और वही क्या करते हैं, कैरी करते हैं डिजीज को चारों जगह पर। इसमें एक लाइन है, द एरिया विच आर ऑलरेडी डैम्प्ड एंड कोल्ड, जो एरिया ऑलरेडी डैम्प्ड है और कोल्ड है, बिकम डैम्पर एंड कोल्डर ड्यू टू ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन की वजह से ये भी वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट का कौन कौन टाइप्स होते हैं। टाइप्स में सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो का जैसा टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें दो तरह के आएंगे, पहला है ग्रेविटी कनाल सिस्टम और दूसरा है पंप कनाल सिस्टम। ग्रेविटी कनाल सिस्टम वहाँ लगाते हैं जैसे हमारे पास में प्लेन एरिया है और कोई हम ऊंचाई पर स्थान है, वहाँ पर हमने जा करके कोई रिजर्वायर बनाया, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा किए और यहाँ से हम फ्री फ्लो करा दिए ड्यू टू ग्रेविटी, तो सभी जगहों को खेती को पानी मिल गया। इसको कहा जाता है ग्रेविटी कनाल सिस्टम और फ्लो इरिगेशन सिस्टम। पंप कनाल सिस्टम किसको कहते हैं, जैसे कोई रिवर है, इस रिवर से पानी उठा के शहरों में देना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग यूज कर सके पीने में, कपड़ा धोने में, या खाना बनाने में, या फिर नहाने में, गाड़ी साफ करने में, घर साफ करने में, जिस काम के लिए चाहिए। तो यहाँ से पानी उठ करके जो भी नदी होता है शहर के लेवल से नीचे होता है,
ठीक है। तो शहरों में पानी पहुंचाने के लिए हमको पंप की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको कहा जाता है पंप कैनाल सिस्टम और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ग्रेविटी का मतलब हो गया कि ऊंचाई पर कहीं रिजर्वायर होगा और वहां से पानी को हम लोग फ्लो करा देते हैं फ्री फ्लोड में, ड्यू टू ग्रेविटी ये फ्लो होते जाता है और जिसको जिसको जितना पानी चाहिए उतना मिलता है। In gravity canal system, irrigation water is obtained from a surface storage. सरफेस स्टोरेज से पानी को इसमें यूज किया जाता है, उसको ऑब्टेन करता है। द स्टोरेज में बी टेम्पररी नेचर। पर्नियल रिवर का और इम्पर्नियल रिवर दो होते हैं जो कि साल भर नहीं सूखते हैं, पर्नियल में आते हैं। जो सीजनली रिवर होते हैं उसको इम्पर्नियल रिवर कहा जाता है। और परमानेंट, देखिए पर्नियल का मतलब हो गया परमानेंट, जो कि साल भर तक चलेगा, नहीं सूखेगा। The water flow in irrigation canal system directly from the storage under the force of gravity। ठीक है, ये इसमें इरिगेशन कैनाल सिस्टम में डायरेक्टली वाटर जो है स्टोरेज से जाता है और फ्रॉम द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के साथ में। ठीक है, पंप में होता है। इन पंप कैनाल सिस्टम वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से पानी को लिफ्ट किया जाता है, जैसे हमारा सोर्स है, रिवर क्या है, सोर्स है। पानी को लिफ्ट किए टू ए सुटेबल हाइट तक ले गए एंड देन लिफ्टेड टू पंप वाटर इज टेकन टू कैनाल सिस्टम। देन उसके बाद से जहाँ जरूरत होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये थे इसमें दो पार्ट जिसमें आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग में इसका हम लोग किस तरह से चेंज इसमें वेरिएशन देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन सब। फंक्शन सब पर जैसा फंक्शन होता है वैसा वर्क करते हैं। इरिगेशन स्कीम, ड्रेनेज स्कीम एंड रिक्लेमेशन स्कीम, ये तीन तरह के आते हैं इसमें। इरिगेशन स्कीम कहता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एनी इरिगेशन स्कीम इज वेरी लार्ज। स्कीम है मतलब कि कौन सा स्कीम, किस फसल को, कौन से क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, तो क्वांटिटी, उसका क्वांटिटी डिसाइड करते हैं उस स्कीम के तहत में। एज सच स्टोरेज स्कीम itself is important enough to be recognized separately as an irrigation project। फंक्शन का मतलब है कि अगर हमको इरिगेशन के पर्पस के लिए चाहिए तो इरिगेशन वाला स्कीम हम लोग यूज करेंगे, जैसे कंटेनर रिजर्वायर यूज करते हैं, कनाल, डैम्स, गाइडवेंस वगैरह, हेडवर्क्स जो भी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कि बहुत सारा लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो क्वांटिटी उसकी बहुत सारा लार्ज होती है, तो उसमें हमको वाटर सप्लाई करने के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए अलग स्कीम होगा। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन कितने तरह का होगा, वाटर सप्लाई करने का, अगर ज़्यादा वाटर है तो वहाँ से निकालने का, ड्रेनेज, अगर ज़्यादा वाटर वहाँ पर है ऑलरेडी तो उसको निकालने के लिए, और तीसरा है रिक्लेमेशन के लिए। तो ड्रेनेज में क्या है, ड्रेनेज स्कीम हेल्प्स मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल कंडीशन। अगर खेतों में ज़्यादा पानी जमा हुआ है तो उसको अगर निकाल देते हैं तो सॉइल हमारा हेल्दी रहेगा, और नहीं तो बहुत दिनों तक पानी वहाँ पर जमे रहने के कारण सॉइल में भी क्वालिटी में भी गिरावट आ जाएगी, जिससे हमारा फसल भी सही से नहीं उसमें यूज होगा। तो इट हेल्प इनडायरेक्टली इन क्रॉप प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करता है ड्रेनेज स्कीम, पानी को वहाँ से निकालने का तरीका। थ्रू बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम ए सच स्कीम आर इनडायरेक्ट इन नो वे लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे आपके ड्रेनेज स्कीम में। नेक्स्ट वन इज रिक्लेमेशन स्कीम। रिक्लेमेशन स्कीम रिक्लेम्स वाटर लॉक्ड सैलाइन एंड अल्कली सॉइल। ये डील्स करता है वाटर लॉक्ड एरिया के लिए, सैलिन एरिया के लिए एंड अल्कली सॉइल के लिए। वाटर लॉक जहाँ पानी जमा हुआ है, सैलिन जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन है, और अल्कली सॉइल जो कि अल्कली है नेचर में। इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट बट वैल्यूएबल हेल्प इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन में वैल्यूएबल हेल्प करते हैं, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट रूप में होते हैं। इज बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जैसा स्कोप है, इसमें आते हैं मेजर, मीडियम और माइनर। देखिए ये कल्चरल कल्टीवेटेड एरिया पर डिपेंड होता है। अब ये एरिया होता क्या है, तो जैसे हमारे पास में अगर कहा जाए कि कोई XYZ, कोई X गांव है जिसका एरिया है 1 लाख, हाँ 1 लाख हेक्टेयर एरिया है किसी गांव का, तो पूरा एरिया पर तो कृषि होगा नहीं, खेती होगा नहीं। तो जितने इस 1 लाख में कहेगा, 1 लाख का 10% एरिया पर ही खेती होती है, तो यही 10% कहलाएगा क्या, CCA, जितने एरिया पर खेती हो रही है। तो कल्टीवेटेड कल्चरल एरिया आते हैं, तो कहता है कि वह एरिया अगर 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा में आते हैं तो कहलाएगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, हेक्टेयर जो होता है ये यूनिट होता है जिसमें कितना होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो एक हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। मीडियम किसको कहते हैं, 2,000 से 10,000 के बीच रहेगा तो उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहेंगे।
और माइनर कहेंगे 2000 से कम रहेगा तब उसको हम लोग माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें दो तरह के आएंगे, एक आएगा प्रोडक्टिव, दूसरा आएगा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव का मतलब है कि हमको मतलब रहता है कि कितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट दे सकें, मतलब जो भी स्कीम है उससे हम लोग कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। और प्रोटेक्टिव का मतलब हुआ कि उसको हम कितना ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। प्रोडक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट इज वन, यह वह होता है विच इज इंट्रोड्यूस्ड विथ एन आइडिया ऑफ रिकवरिंग ऑल एक्सपेंडिचर। यह स्कीम ऐसा है जो ये बताता है कि जितना हमने एक्सपेंडिचर किया है उसको कैसे रिकवर करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में इनकर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। जो हम प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किए हैं उसके लाइफ टाइम में, जैसे कोई एक डैम बनाए, इसमें हमको खर्च हो गया 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपया हमको 1000 करोड़ रुपया हमको खर्च हो गया। तो ये 1000 करोड़ कैसे हमारे पास में आएगा जब तक डैम सलामत है, वो आता है प्रोडक्टिव में। और प्रोटेक्टिव क्या, कि इसको 100 साल के लिए हम लाइफ है तो उसको 150 साल तक कैसे ले जाएं, किस तरह से यूज करें। मतलब ये नहीं कि हमको 1000 करोड़ वापस आए ही है, मतलब ये है कि 100 साल के लिए बनाए हैं तो इसको 150 साल तक कैसे ले जाएं, तो आएगा प्रोटेक्टिव में। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट इज नॉट एक्चुअली रीमेनरेटिव, ये में रीमेनरेटिव नहीं होते हैं। हेंस दिस टाइप में ऑल्सो भी टर्म्ड एज अनप्रोडक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये अनप्रोडक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है। क्यों अनप्रोडक्टिव में आएंगे, क्योंकि इसमें हमको प्रोटेक्ट करना रहता है अपने कंस्ट्रक्शन को, जो इरिगेशन स्कीम्स होते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। This type of project is generally taken up during the famine period or to solve unemployment problem। ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते हैं। इट हेल्प इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द कल्टिवेटर्स एज ए मीन ऑफ लाइवहुड ड्यूरिंग ऑड टाइम्स। ऑड टाइम में एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट करते हैं। ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको ध्यान में यह रखना होता है, क्योंकि हमें इसका प्रोटेक्शन करना है, उसको ज़्यादा समय तक यूज करना है। तो ज़्यादा समय यूज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, कम समय के लिए यूज करेंगे। और ऐसा ना हो कि उसके कैपेसिटी से ज़्यादा यूज करेंगे तो समय से पहले ख़राब हो जाएगा। भले हम उसका जितना लगा हुआ लागत है वो भले हम लोग यूज कर लें, निकाल लें, लेकिन वो हमारा सामान जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर से हमें उतना ही अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टिव है और ये प्रोडक्टिव है। लास्ट में कंक्लूजन है, द प्रोडक्टिव स्कीम ऐड टू वेल्थ ऑफ नेशन। प्रोडक्टिव जो है राष्ट्र के वेल्थ में ऐड होते हैं। ठीक है, उसको बढ़ावा मिलता है। जबकि प्रोडक्टिव स्कीम बेसिकली है रिलीफ स्कीम। प्रोटेक्टिव जो होते हैं वो रिलीफ स्कीम होते हैं, ये राष्ट्र के संपत्ति में बढ़ावा नहीं करते, वेल्थ में बढ़ावा नहीं करेंगे, लेकिन ये रिलीफ स्कीम देंगे। तो ये दोनों थे इसके इसमें टाइप में। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड आपको 4 तरह के मेथड पढ़ेंगे, सरफेस, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो सरफेस का मतलब होगा जो सरफेस के ऊपर हो रहा है, सब सरफेस मतलब जो सरफेस के नीचे हो रहा है, और स्प्रिंकलर और ड्रिप तो इस परफोरेटेड पाइप के थ्रू से ये दोनों ही होते हैं। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरफेस इरिगेशन। सरफेस में कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन टेक्निक where water is applied and distributed over the soil surface by gravity। सरफेस इरिगेशन का मतलब जितना खेती में पानी देखते हैं डालते हैं वो सरफेस इरिगेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। धरती के ऊपर जो भी फसल उगाए जा रहे हैं ऊपर से पाइप के थ्रू पानी देते हैं, बोरिंग के थ्रू पानी चला देते हैं, वो सब सरफेस इरिगेशन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ बाई फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इरिगेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैक्सिमम यही काम किया जाता है। कहीं भी आप खेती देखे होंगे, ज़मीन के अंदर अंदर पानी देते हुए आप नहीं देखे होंगे, वो रेयर केस में किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। मैक्सिमम चीज़ में आपको देखेंगे कि ज़मीन के ऊपर ही जो फसल उगाए जाते हैं, पेड़ पौधा हो, धान हो, चावल, धान हो, गेहूँ हो, जितना भी आता है वो सभी आपको ऊपर से ही पानी इसमें दिया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए यूज होते हैं अनचेंज फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, शुरू से ऐसा ही चलता रहा है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज में कैन बी यूज्ड ऑन सैलो सॉइल। सैलो सॉइल में यूज किया जा सकता है। सैलो का मतलब जिसका डेप्थ कम होता है उसको सैलो कहा जाता है। कैन बी एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंस ऑफ लेवलिंग इज ग्रेट। वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं जहाँ पर लेवलिंग इज ग्रेट, लेवलिंग वहाँ पर अच्छा हो और वहाँ पर इम्प्लॉयड किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर लो। इसके लिए इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन करना, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल यानी कि इसको लगाना और उसमें ऑपरेट करना,
दोनों ही इसके लिए ईजी होते हैं, इसलिए इसका लागत कम होता है। नेक्स्ट है सिस्टम इज नॉट डैमेज बाई लाइव स्टॉक एंड डज नॉट इंटरफेस विद द यूज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स। जो इसमें सिस्टम है वो डैमेज नहीं करते लाइव स्टॉक को। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अप्लाइंग ऑफ वाटर इजी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम को डैमेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? हर चीज़ का कुछ अच्छाई होता है तो कुछ खराबी भी होते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय रन एंड डीप परकोलेशन। और देखिए पानी सरफेस पर बहा तो देते हैं, तो अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो एक्सेस वाटर आप उस पर दे देते हैं, और ये हर केस में होता है, चाहे आप गाड़ी धोने के लिए लगाएं, चाहे आप घर धोने में लगाएं, एक्सेस वाटर तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो खेतों में पानी अगर ऊपर से दे रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेस वाटर चला ही जाता है, कितना भी आप कंट्रोल करेंगे। तो डीप पर्कुलेशन होने की वजह से, यानी कि सॉइल को जितना चाहिए ग्राउंड रूट जोन के लिए, उससे तो ज़्यादा पानी सोखेगा ही, तो इसमें हमारा पानी का थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव सॉइल इरोजन ऑन स्टेप लैंड। सॉइल का इरोजन हो जाता है, सॉइल का कटाव होने लगता है स्टेप लैंड पर। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर एंड एफआईएम आर इरोडेड फ्रॉम द सॉइल्स। सॉइल से फर्टिलाइजर्स और एफआईएम जो है इरोड होने लगते हैं इससे, इसलिए इसका डिसएडवांटेज था। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट सरफेस के लिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब सरफेस। सब सरफेस का मतलब होता है जमीन के अंदर जो हो जाए। जमीन के अंदर का मतलब क्या? सब सरफेस इरिगेशन रेफर्स टू इरिगेशन बिलो द सरफेस, यानी जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल जो है इसके नीचे आपका हमें इरिगेशन करना है, नीचे करना है, यानी धरती के नीचे करना है। धरती के नीचे जैसे आलू जमता है, गाजर जमते हैं, ऊपर से भी पानी दिया जाता है इसको। लेकिन अगर क्या ऐसा सिस्टम है कि हम लोग नीचे भी पानी दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसा सिस्टम होता है। उसको कहा जाता है सब सरफेस इरिगेशन। इसके लिए क्या लिखे? एज बाई ए पीरियोडिक राइज ऑफ वाटर टेबल और बाई ए सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड पोरस पाइप्स। यानी कि अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं, जैसे ये आपका पाइप्स है, इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं पाइप्स में, ठीक है, परफोरेटेड यानी पोरस पाइप रहते हैं, इसमें हम वाटर को सप्लाई करते हैं और इस तरह से चारों तरफ में निकल जाते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल सोख्ता, हिंदी में सोख्ता कहा जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बनाया जाता है। करते क्या है कि ग्राउंड लेवल में एक 4 से 5 इंची का होल करते हैं पाइप के थ्रू, और 300-400 फीट इसमें नीचे ले जाके परफोरेटेड पाइप रहते हैं, परफोरेटेड रहता है कि पानी इसमें जो भी आएगा, बारिश का पानी इसमें थोड़ा सा ढलान बनाते हैं ताकि इसमें जो भी पानी इसमें आकर के एंटर करेगा वो सीधे 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 चला जाएगा ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को क्या करेगा? ग्राउंड टेबल को फिर बढ़ावा करता है। तो इस तरह का हम लोग बनाते हैं। सरकार द्वारा ये सभी योजनाएं चला जाती हैं कि जो भी बारिश का पानी है वो वेस्ट ना हो, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में चला जाए, ठीक है। तो ये सभी थे आपके इरिगेशन के लिए थे सब सरफेस में। नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप ऑफ सब सरफेस इरिगेशन। दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। जो हमने अभी एग्जांपल बताया सोख्ता का, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरली रूप से भी होते हैं सब सरफेस इरिगेशन, और आर्टिफिशियल रूप से भी होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या क्या है? तो इट हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। वाटर को कंजर्व करता है, बिल्कुल करता है, कि अगर हम सब सरफेस करेंगे तो जितना वाटर हम बचा सकते हैं बचा पाएंगे, एक्स्ट्रा वाटर इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दिस इरिगेशन सिस्टम एनहांस द इफिशियंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। वाटर एप्लीकेशन की इफिशियंसी को बढ़ाता है, स्पेशली इन लार्ज एरिया, ठीक है। अगर लार्ज एरिया में आपको कम पानी में इरिगेशन करना है तो आप सब सरफेस कीजिए, तो वहाँ इसमें पानी का वेस्टेज कम होगा, तो इरिगेशन इफिशियंसी को क्या करेगा? ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट वन, ड्यू टू सब सरफेस इरिगेशन इंजीनियरिंग सिस्टम सरफेस इवापोरेशन इज रिड्यूस्ड। obvious सी बात है कि मिट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे तो इवापोरेशन भी कम होगा, इसमें भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज दिस इरिगेशन सिस्टम एलिमिनेट सरफेस इनफिल्ट्रेशन इशू। इनफिल्ट्रेशन इशू का जो इशू होता है सरफेस का, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं, तो उससे भी इसको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। तो ये सभी थे आपके एडवांटेज में। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज विथ फ्रीक्वेंट एंड लाइट इरिगेशन। फ्रीक्वेंट लाइट इरिगेशन के केस में देयर इज ए रिडक्शन इन डिजीज एंड वीड इशूज। जो डिजीज है, जो वाटर लॉक्ड अगर है, धरती के ऊपर कहीं अगर पानी जमा है तो उससे जो डिजीज होते हैं उससे भी ये छुटकारा देता है, उससे भी इसमें बचाव होता है। इतने सारा टॉपिक थे आपको सब सरफेस इरिगेशन के लिए। एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में 3-4 टॉपिक है, देखते हैं डिसएडवांटेज का। द लैक ऑफ बेटर
फिल्टरिंग कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉगिंग। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जो लैक है, लैक ऑफ बेटर फिल्टरिंग, तो वाटर फिल्टर करते हैं उसमें प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करती है, जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉगिंग क्लॉगिंग की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट वन इज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एमिटर्स गेटिंग ब्लॉक्ड और डैमेज बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर ब्लॉक होते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं ब्लॉक होने की। जैसे हमारा धरती के अंदर अगर हम पानी अप्लाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि जो सॉइल का रूट जोन है तो वहाँ पर उसके उसको रूट जोन को ब्लॉक करती है, वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज होती है वहाँ पर, मे बी जहाँ से पाइप गुजर रहा है हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दे, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर बनता है। नेक्स्ट वन, रिपेयर वर्क इज रिक्वायर्ड a lot in case rodents are successful in chewing of the pipes। पाइप के केस में यहाँ पर रिपेयर वर्क रिक्वायर्ड हो जाता है कि पाइप परफोरेटेड होना चाहिए और रिक्वायर्ड प्लेस पर हो, तो इसलिए उस केस में इसका रिपेयर वर्क उसमें ज़्यादा हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज इवन ऑर्गेनिक मैटर एंड क्ले पार्टिकल्स इन वाटर कैन ब्लॉक द एमिटर्स। तो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, क्ले पार्टिकल्स हैं, वाटर को वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। तो इसी की वजह से तो जो भी आपका परकोलेट किया हुआ सॉइल का, सॉरी प्लांट्स का जो रूट जोन है उसमें जाकर के एमिटर जो उसको ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये सभी थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान देंगे, फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्प्रिंकलर का मतलब होता है, देखिए अभी हमने कहा धरती के ऊपर एक और धरती के नीचे हो गया सब सरफेस, धरती के ऊपर हो गया सरफेस, ये भी आपका धरती के ऊपर ही है, लेकिन इसमें क्या किया है, पाइप के थ्रू, ये जो पाइप है ये पाइप के थ्रू इसमें कुछ ऐसा साधन लगाया जिसके वजह से पानी यहाँ से निकल के बाहर की तरफ में चारों तरफ में छिटा रहा है। इसको कहा जाता है, इस टाइप के इरिगेशन को कहा जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉरी स्प्रिंकलर इरिगेशन कहेंगे, ड्रिप कहेंगे जो कि पौधा के जड़ में डायरेक्टली रूप से देते हैं। जो कि आप देखे होंगे एक ऐसा कीप होता है जो कि यहाँ पर जार रहता है पानी का, और इसमें इसमें ये परफोरेटेड रहते हैं, इसमें आपका हैंडल रहेगा, इससे इसके हेल्प से पानी को वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जार रहता है, हैंडल को पकड़ के फिर वाटर को वहाँ से सप्लाई किया जाता है, इसमें परफोरेटेड रहते हैं। तो इस जार के हेल्प से जो दिया जाता है ना, इसको कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस पाइप से पानी को अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, वो हमारा क्या होता है, फुहारा के टर्म में दिया जाता है, तो ये स्प्रिंकलर होता है। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज डिलीवर्ड थ्रू ए प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क। यहाँ से जो वाटर निकल रहा है प्रेशर के थ्रू निकल रहा है, तो प्रेशराइज पाइप नेटवर्क के थ्रू जो वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर का डिलीवर हो रहा है, उसको कहेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। टू स्प्रिंकलर नोजल्स, इस नोजल का नाम ही है स्प्रिंकलर्स, और जेट्स विच स्प्रे द वाटर इनटू द एयर, जो एयर में वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि पानी को छींटते हुए फुहारा के रूप में अगर अप्लाई किया जा रहा है तो कहलाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। टू फॉल द सॉइल इन एन आर्टिफिशियल रेन जैसे कराया जाता है। द बेसिस कंपोनेंट ऑफ एनी स्प्रिंकलर सिस्टम आर ए वाटर सोर्स, ए पंप टू प्रेशराइज द वाटर। स्प्रिंकलर में वाटर को प्रेशराइज किया जाता है ताकि फुहारा के टर्म में बाहर निकले, तो इसी को कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज ए पाइप नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर थ्रू आउट द फील्ड। ऐसा पाइप नेटवर्क जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द फील्ड, पूरे फील्ड में। स्प्रिंकलर्स टू स्प्रे द वाटर ओवर द ग्राउंड। स्प्रिंकलर क्या करता है, पूरे ग्राउंड में जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है स्प्रे के फॉर्म में वाटर को देते हैं। एंड वाल्व टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, और इसमें लगा हुआ वाल्व, देखिए यहाँ पर जो है इसमें वाल्व इस साइड में लगे रहते हैं, वाल्व इसके साइड में लगा हुआ है जो कि कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो पर, वाटर को कितना हमें अप्लाई करना है, कितना आपको उसको रोकना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द स्प्रिंकलर व्हेन प्रॉपरली स्पेस्ड गिव ए रिलेटिव यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर ओवर द इरिगेशन एरिया। एक खास दूरी पे, जैसे एक यहाँ पे लगा हुआ है एक यहाँ पे लगा है, तो इसके बीच में खास दूरी होती है। ऐसा मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि हमारी एक ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो और प्रॉपर सप्लाई हो सके, प्रॉपर अप्लीकेशन हो सके वाटर का पूरे फील्ड में। तो यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ वाटर के लिए इसको खास दूरी पे लगाना पड़ता है, और ज़्यादा नज़दीक ना हो, ज़्यादा दूरी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो ये थे स्प्रिंकलर इरिगेशन में। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज में सबसे पहले
पहला टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ चैनल फॉर कन्वीनियंस, देयर फॉर नो कन्वीनियंस लॉस। इसमें लॉस बहुत कम होता है। किसका लॉस? तो वाटर का लॉस बहुत कम होता है। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल होते हैं एक्सेप्ट हैवी क्ले, जहाँ पर क्ले ज़्यादा है। सुटेबल फॉर इरीगेशन क्रॉप्स वेयर द प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज वेरी हाई, जहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन बहुत हाई है, मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा पौधे, बहुत घने पौधे हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ज़्यादा सुटेबल होते हैं। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होंगे। एंड अदर कैरेलियल एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। तो ये सभी आप वर्ड यूज रखिएगा। ऑयल सीड्स के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। पर यूनिट एरिया प्लांटेशन बहुत हाई होता है, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। हो सकता है कि फिल अप द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे फाइनल एग्जाम में से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट वन जो वाटर सेविंग, वाटर का सेव तो करता है क्योंकि लॉस कम होगा तो वाटर तो बचेगा ही। क्लोजर कंट्रोल ऑफ वाटर एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन पर कंट्रोल रहता है, बहुत ही नज़दीकी कंट्रोल रहता है। मतलब चाहेंगे 10 ml पानी निकले तो उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो उतना ही इस पर कंट्रोल बना रहता है। कन्वीनियंट ऑफ गिविंग लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन एंड हायर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन का इफिशियंसी हायर होता है, जितना चाहेंगे उतना पानी को हम अप्लाई कर पाएंगे, तो इफिशियंट होता है, वेरी इफिशियंट होता है। इंक्रीज इन यील्ड, यील्ड को इंक्रीज करता है, यानी कि यील्ड यानी क्या, क्रॉप को बढ़ने में मदद करता है। मोबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम में मोबिलिटी आती है, ठीक है। मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या कि सिस्टम में, मतलब कि जल्दी फसल, अच्छी फसल होगी तो फिर से जल्दी से दूसरा फसल लगाएंगे और फिर अच्छे से हम इनकम कर पाएंगे, तो मोबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज मे ऑल्सो भी यूज फॉर अंडुलेटिंग एरिया, अंडुलेटिंग एरिया में भी इसका यूज किया जा सकता है। सेव लैंड एंड नो बर्न्स ईटीसी, ठीक है। अंडुलेटिंग एरिया में हम लोग यूज कर सकते हैं, लैंड को बचा सकते हैं। अदर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ समतल जमीन पर ही यूज करेंगे, अंडुलेटिंग में भी कर सकते हैं। एरियाज लोकेटेड एट हायर एलिवेशन देन सोर्स कैन बी इरीगेटेड, तो हायर एलिवेशन पर भी हमारा अगर कोई फसल वाला एरिया है तो वहाँ भी इस चीज़ को हम अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ग्रेटर कंडक्टिव माइक्रो क्लाइमेट, तो ग्रेटर कंडक्टिव होते हैं माइक्रो क्लाइमेट के लिए, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है और केमिकल्स है उसका यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो सकता है इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन लेस प्रॉब्लम ऑफ क्लॉगिंग ऑफ स्प्रिंकलर, इसमें स्प्रिंकलर के में क्लॉग होना यानी कि जमने की बहुत कम चांसेस होती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर नोजल्स ड्यू टू सेडिमेंट्स लेडन वाटर, सेडिमेंट्स लेडन वाटर की वजह से ये क्लॉगिंग की समस्या यहाँ पर बहुत ही कम रहती है। ये थे एडवांटेज में। और अब नेक्स्ट देखेंगे इसके ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन किसको कहते हैं? ड्रिप का मतलब हो गया कि पौधों के जड़ में डायरेक्टली पानी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ड्रिप में आता है। हमने चार कहा, एक कहा कि सरफेस, सरफेस मतलब धरती के ऊपर, मतलब आप जितना देखते हैं सब सरफेस इरिगेशन है। दूसरा कहा सब सरफेस, धरती के नीचे परफोरेटेड पाइप के थ्रू पाइप लगा देते हैं, पानी उसमें हम लोग फ्लो करा देते हैं, तो अगल बगल में जितना चाहिए पानी उसको मिल जाता है, सब सरफेस। तीसरा अभी बताया स्प्रिंकलर, और चौथा हम बता रहे हैं ड्रिप, चौथा हम बता रहे हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंकलर अभी दिखाएं कि परफोरेटेड पाइप है, सॉरी प्रेशराइज पाइप को हम प्रेशराइज पाइप से फुहेरा के रूप में पानी को अप्लाई करना स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाता है। और ड्रिप कहलाएगा क्या कि पौधों के जड़ में डायरेक्टली रूप से पानी देना। जैसे कोई हमारे पास में पौधा है, कोई पेड़ है, तो इसका जो आप बनाए होंगे जहाँ पर ये रहेगा पौधा का, जो जहाँ जड़ होगा, डायरेक्टली रूप से वाटर का इसमें अगर फ्लो कराते हैं तो कहलाता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। देखते हैं ड्रिप इरिगेशन आल्सो नोन एज टिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं या माइक्रो इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इट इज एन इरिगेशन मेथड विच मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। अब बताइए डायरेक्ट जड़ में पानी देंगे और एक हम ऐसे ही पानी बहाते जाते हैं तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं? तो इसमें क्या करते हैं, वाटर को मिनिमाइज किया जाता है, मिनिमाइज हो जाता है मतलब कि यूज ऑफ वाटर बहुत कम रह जाता है इसमें, ठीक है। तो एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर भी कंट्रोल रहता है बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। ड्रिप से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के डायरेक्ट जड़ में देते हैं स्लोली रूप से, आइदर ऑन टू द सॉइल सरफेस और डायरेक्टली ऑन टू द रूट जोन। या तो सॉइल सरफेस पर देते हैं, इसके आसपास में जो सॉइल होगा सॉइल पर डालेंगे, और डायरेक्टली इसके जड़ में अगर दिख रहा होगा, जड़ अगर होगा तो डायरेक्टली हम लोग जड़ में भी वाटर को अप्लाई करेंगे। तो ये होता है आपका ड्रिप इरिगेशन। तो उम्मीद है ये चारों इरिगेशन का मेथड आपको समझ में जरूर आया होगा।
इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर फॉर रो क्रॉप इरिगेशन। ये पॉपुलर होता है रो क्रॉप इरिगेशन के लिए, यानी जो आपका रो में किया गया है, जैसे नहीं होता है कि एक लाइन में किया हुआ रो में, ठीक है, तो इसके लिए पॉपुलर होते हैं कि एक साथ सबको वाटर हम लोग सप्लाई करते चलते हैं। दिस सिस्टम इज यूज इन प्लेस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी एज इट मिनिमाइज कन्वेंशनल लॉसेस सच एज डीप परकुलेशन, इवापोरेशन एंड रन ऑफ और रिसाइकल्ड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। मतलब कहने का कि यह सिस्टम जो है, यह सिस्टम वाटर लॉस की जो कन्वेंशनल लॉसेज जो होती हैं उसको मिनिमाइज करता है। जैसे डीप परकोलेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है, इवापोरेशन बहुत कम होता है, रन ऑफ इसमें नहीं होता है, तो इन सभी से हम लोग को बचाव मिलती है और हमें वाटर हमारा बच जाता है, जितना कम वाटर में हम लोग ज़्यादा को इरिगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप। जो प्लास्टिक पाइप का डायमीटर स्मॉल है, फिटेड विथ एमीटर्स, एमीटर के साथ में फिटेड है, और ड्रिपर्स एट सेलेक्टेड स्पेसिंग टू डिलीवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर आर यूज्ड। तो स्मॉल डायमीटर होते हैं पाइप के, तो वो लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को अलाउ करते हैं यूज करने के लिए। ड्रिप इरिगेशन में आल्सो यूज डिवाइस कॉल्ड माइक्रो स्प्रे हेड्स। इस नाम को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिप इरिगेशन कौन से डिवाइस यूज करते हैं, तो माइक्रो स्प्रे हेड को यूज करते हैं, विच स्प्रे वाटर इन ए स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया में वाटर को यूज करेगा, वाटर स्प्रे को यूज करता है, इंस्टीड ऑफ ड्रिपिंग एमीटर्स के जगह पर। Next one is surface drip irrigation. Surface drip irrigation uses permanently or temporarily buried drip per line or drip tape located at or below the plant root. ये भी एक इसके ड्रिप इरिगेशन में आते हैं। नेक्स्ट है ये पंप एंड वाल्व में भी मैनुअली, पंप और वाल्व जो है मैनुअली या ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल बाय ए कंट्रोलर ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के जो आप वाल्व है, जो आपका पंप होंगे, वो या तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग रहते हैं या मैनुअली भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल थ्रू एमीटर्स प्लेस्ड अलोंग ए वाटर डिलीवरी लाइन। And last topic is the term deep irrigation is general and includes several more specific method. यह जो टर्म है डीप इरिगेशन वो जनरली यूज होते हैं और ये इंक्लूड करता है मोर स्पेसिफिक मेथड के बारे में। डीप इरिगेशन अप्लाई द वाटर थ्रू स्मॉल एमिटर्स, स्मॉल एमिटर्स के थ्रू वाटर को अप्लाई करते हैं टू द सॉइल सरफेस, जैसे कि अभी शुरू में बताया था, यूजुअली एट और नियर द प्लांट्स, प्लांट के या तो बिल्कुल प्लांट पर या प्लांट के बिल्कुल नज़दीक में, टू बी इरिगेटेड, उसको इरिगेट करते हैं। सबसरफेस इरिगेशन इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर बिलो द सॉइल सरफेस के बिलो में उसको करते हैं सब सरफेस को। एमीटर डिस्चार्ज रेट फॉर ड्रिप, ड्रिप के लिए एमीटर यूज करते हैं। एंड सब सरफेस इरिगेशन जनरली लेस देन 12 लीटर पर आवर, ठीक है, तो 12 लीटर पर आवर से कम होता है सब सरफेस इरिगेशन के लिए। और ड्रिप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमीटर, एमीटर का यूज करते हैं एमीटर डिस्चार्ज का रेट के लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो इतना थे आपको यूनिट वन में। तो यूनिट वन में उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इंट्रोडक्शन थे इसमें यूनिट वन में, जितना भी आपको डिफिनीशंस थे, जितना भी हमने डिफिनीशन बताया, तो इरिगेशन क्या होते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होते हैं, और मेथड क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और जितना भी आपका मेथड ऑफ इरिगेशन है, 4 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यूनिट वन में इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे यूनिट में, यूनिट टू में, और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।